भाग्य बढ़ता है और घटता जाता है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग का गिरना अब अपरिहार्य है। उपस्थित प्रमुख पात्र बहुत अनुभवी थे। उन सभी ने बात की और अपनी राय व्यक्त की। जैसे ही अर्जुन देव ने ड्रैगन क्यूई को आकाश में चार्ज करने वाले प्रकाश के एक स्तंभ में इकट्ठा होते देखा, जिससे आसपास के वातावरण में बादल इकट्ठा हो गए, उन्हें एक उच्च भावना और जोर से हंसने की इच्छा महसूस हुई। 10,000 साल पहले नष्ट हो गए ड्रैगन गेट को आखिरकार आज दुनिया की पहचान मिल गई है। प्राप्त भाग्य पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जाएगा। ड्रैगन का द्वार अमर हो जाएगा। एक किंवदंती है कि कायम है। बूम बूम बूम। ठीक इसी समय सभी दिशाओं में हेवनली स्टार द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में विशाल लहरें अचानक आकाश में उड़ गईं, जिससे पूरी जगह तीव्रता से हिल गई। क्या चल रहा है? अनगिनत लोगों ने चिल्लाया। हर कोई 10 किलोमीटर दूर से ऊंची लहरों को देख सकता था। समुद्र के तल से कौन सा क्रूर जानवर निकल रहा था? या क्या कोई अभी भी गुप्त रूप से ड्रैगन के गेट के भाग्य के जमावड़े को बाधित करने की कोशिश कर रहा था? अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। अभी नव पुनर्स्थापित ड्रैगन गेट भाग्य को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन सिटी का उपयोग कर रहा था। यह जितना अधिक समय तक जारी रहेगा, इसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर इस समय कुछ होता है और ड्रैगन क्यूई बाधित होता है, तो यह अच्छा नहीं होता। भाग्य के इस आंदोलन का अचानक अंत एक पलक झपकते ही एक शुभ चीज को कुछ अशुभ में बदल सकता है। हर कोई सुप्रीम स्काई प्राइम की ओर देख रहा था। वह यहाँ के सबसे मजबूत व्यक्ति थे। उसके साथ जगह की देखरेख करने के साथ कौन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा? व्योमनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह दुनिया की ओर से एक उपहार है। जब महान भाग्य इकट्ठा होता है, तो यह आत्मा की नसों को बाहर निकालने का कारण बनेगा। व्योमनाथ के बोलने के ठीक बाद आध्यात्मिक प्रकाश से बने 8 झुरमुट आकाश में उड़ गए। सुनहरी आध्यात्मिक बारिश। ये पवित्र आत्मा की नसें हैं। ड्रैगन का द्वार अभी अभी फिर से स्थापित किया गया था और 8 पवित्र आत्मा नसें समुद्र से फूट पड़ी। यह बहुत संयोग है। यह वास्तव में संयोग नहीं है। प्राचीन काल के दौरान जब एक प्रमुख चरित्र ने एक संप्रदाय की स्थापना की, तो समुद्र से राजा आत्मा की नसें भी फूट पड़ी। ऐसा लगता है कि दुनिया ने बिना किसी आरक्षण के ड्रैगन गेट की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। 8 ड्रैगन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। बधाई उपहार है जो दुनिया ने भेजा है। एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव, वह वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रतिभा है जो वास्तव में महान भाग्य के योग्य है। स्तब्ध चीखें सुनाई दी। यहां तक कि खुद अर्जुन देव भी कुछ हैरान थे। हालांकि ठीक इसी समय प्रकाश का स्तंभ जहां ड्रैगन क्यूई इकट्ठा हुआ था, उसके ऊपर एक काला बादल अचानक और चुपचाप दिखाई दिया। मंथन सफेद बादलों के बीच काला बादल बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अर्जुन देव का दिल डूब गया। ऐसा लगा जैसे कोई गुप्त रूप से परेशानी पैदा कर रहा है, इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और एक चाल चलने वाला था। कुछ मत करो। वे क्लेश के बादल हैं। वे आपके जीवन के भाग्यपूर्ण क्लेश है। क्लेशों से भागना कठिन है। आप उनसे छिप नहीं सकते या उनसे बच नहीं सकते। आप केवल उन्हें सहन कर सकते हैं। व्योमनाथ ने अर्जुन देव के कंधे पर हाथ रखा और वह धीरे से बोला। उसके चेहरे पर भाव काफी आराम से दिखाई दिए। हालांकि बिग ब्रदर, इन क्लेश बादलों की उपस्थिति। अर्जुन देव ने कुछ चिंतित होकर कहा। व्योमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। चाहे कितना भी भाग्य हो, एक समान क्लेश होना चाहिए। इतिहास में किसी भी चीज के लिए ऐसा ही था। क्लेश से बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत रहें। उपस्थित सभी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने अर्जुन देव को सांत्वना देते हुए कहा कि वह चिंता न करे। दरअसल हर कोई जानता था कि यह क्लेश बादल अर्जुन देव के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण महाक्लेश की ओर इशारा कर रहा था। इसे साफ करना घोड़े को चाबुक से प्रेरित करने जैसा होगा। अर्जुन देव पूरी तरह से परिपक्व होंगे और ड्रैगन में बदल जाएंगे। यदि वह असफल हो जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से धुएं की तरह गायब हो जाएगा।
सब कुछ एक सपने की तरह होगा जिससे वह अपनी आंखें खोलने के बाद जाग जाएगा। जैसे ही क्लेश का बादल दिखाई दिया, लंबे समय तक रुका रहने वाला ड्रैगन क्यूई धीरे धीरे गायब हो गया। इस प्रकार ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह अपने समापन पर पहुंच गया। प्रमुख पात्रों का समय हमेशा कीमती रहा है। वे यहां रात भर नहीं रुकेंगे, बल्कि विदा ले ले। अर्जुन देव ने उनके साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक महसूस किया और उन्हें लंबे समय तक रहने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों के लिए जिन्हें वह मना नहीं सका, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भेज दिया। जब अर्जुन देव ने व्योमनाथ की ओर देखा तो इस प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पहली बड़ी बहन यहां 3 दिन रहेगी। मुझे स्पिरिट फॉक्स किंग के पास वापस जाना होगा और उसकी स्थिति की जांच करनी होगी। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। उनकी पहली बड़ी बहन का न जाना अच्छी खबर थी। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में दिखाई देने वाले उस क्लेश बादल ने अर्जुन देव में एक छाया छोड़ दी। जैसा कि व्योमनाथ ने कहा, शांति से इसका सामना करना मुश्किल था। ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह इसके कई मोड़ और मोड़ों के साथ पूरे कुनलुन क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा शुरू कर दिया, फिर भी अंततः एक आदर्श अंत में आ गया। यह मामला निश्चित रूप से सभी पवित्र भूमि पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और उन्हें सिर दर्द देगा। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में वापस अर्जुन देव ने एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में उसके विभिन्न कारनामों के बारे में सुनकर शुई लिंगलिंग के साथ खुशी से बातचीत की। इस आदान प्रदान के माध्यम से अर्जुन देव को पता चला कि वह पहले ही महान पूर्णता अर्धसम्राट तक पहुंच चुका था। उसकी साधना मनीषा मिहिर और सुशांत लैन की तुलना में कुछ हद तक मजबूत थी। वह केवल चोट के कारण एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र से लौटी थी। अप्रत्याशित रूप से उसे पता चला कि अर्जुन देव ड्रैगन के द्वार को फिर से स्थापित कर रहा था, इसलिए वह दौड़ पड़ी। एस्ट्रल बैटलफील्ड पूरे कुनलुन दायरे में उच्चतम स्तर का अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान था। कोई अन्य जगह नहीं थी जो इसकी तुलना कर सके। वहां खेती करने से न केवल किसी की खेती में तेजी से सुधार हो सकता है, बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। हालांकि इसी तरह कुनलुन क्षेत्र में अन्य अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदानों में जो कुछ भी पाया जा सकता था, उससे कहीं अधिक खतरा था। डीप एबिस डेमन रेस की युवा अभिजात वर्ग बहुत मजबूत थे। कुनलुन क्षेत्र की उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं के लिए एक सीधा झटका। इसके अलावा यहां तक कि वरिष्ठ पीढ़ी के लोग भी सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। वह जगह एक सच्ची युद्ध भूमि थी। यह वह मोर्चे थे जहां कुनलुन क्षेत्र और गहरे रसातल राक्षसी दुनिया का सामना हुआ था। एक बार जब वहां विभिन्न प्रमुख जातियों के किले गिर गए, तो डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड एक मार्ग स्थापित कर सकता था और कुनलुन दायरे में अपना रास्ता बना सकता था। यह पहले के विपरीत होगा, जब कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 2 लोगों की टक्कर से स्थानिक आंसू का उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होती थी। फिर अर्जुन देव ने वह प्रश्न पूछा जो उन्हें चिंतित करता था। कृशव, प्रज्ञान, 3 पवित्र वंशज, वरुण त्यागी और प्राइम्स के वंशज अब कितने मजबूत हैं? बेधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे गॉड स्पीड से सुधार कर रहे हैं। मेरी तुलना में वे बहुत मजबूत हैं। हालांकि वे सभी ग्रेट परफेक्शन अर्धसम्राट पर अटके हुए हैं। उनमें से एक भी उपभोग अर्धसम्राट तक आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें कैसा लगेगा अगर वे जानते कि इतनी ईश्वरीय गति से सुधार करने के बावजूद वे अभी भी आपके साथ तुलनीय नहीं है। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। वह अपने नेतृत्व के बारे में शांत था और आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं करता था। उन्होंने कहा, जब मैं एक महान पूर्णता अर्धसम्राट था, तो मैंने बहुत अधिक संचय नहीं किया। मैंने उपभोग अर्धसम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए एक शॉर्टकट पर भरोसा किया। यदि वे कुछ समय के लिए ग्रेट परफेक्शन अर्धसम्राट में रह सकते हैं, संचय का निर्माण कर सकते हैं, तो वे मुझसे कमजोर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन देव के पास जो 5 साल थे, उनमें से केवल 3 साल से भी कम समय बचा था। अब यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि भविष्य में कौन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए प्राचीन सम्राट की शूटिंग सूर्य धनुष को ब्रह्मांड की अंगूठी से निकाला और उसे सौंप दिया। बेदाही ने इसे प्राप्त किया और इसे कुछ संदेहपूर्ण रूप दिया। थोड़ी देर बाद उसने उत्साह से कहा,
यह सम्राट यी शूटिंग सनबो है जो दिव्य हथियार रैंकिंग पर है। जूनियर भाई अर्जुन देव, आपको यह कैसे मिला? मैंने एक बार मास्टर से इसे खोजने के लिए कहा, लेकिन वह इसे नहीं ढूंढ सके। जब अर्जुन देव ने उनके हर्षित भाव को देखा तो उन्होंने भी अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई। कुछ वर्षों के दौरान जब उन्होंने पहली बार कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश किया, तो इसे पहली बार देखकर इस पहली वरिष्ठ बहन ने उनकी बहुत मदद की। उसने इस अनुग्रह को किसी भी संभव चीज के साथ चुकाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जब तक उसे यह पसंद आया, यह ठीक था। हालांकि ऐसा लगता है कि आइटम स्पिरिट अब इसमें नहीं है। ठीक है, आइटम स्पिरिट वास्तव में अब नहीं है। हालांकि इस तरह से इसे परिष्कृत करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। जब तक आप इस तरह के दिव्य हथियार को फिर से बनाते हैं, तब तक यह स्वचालित रूप से एक आइटम स्पिरिट को जन्म देगा। फिर यह आपके और भी करीब होगा, अर्जुन देव ने समझाया। बेदी ने सावधानी से सम्राट यी शूटिंग सनबो को दूर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में यह धनुष पसंद है। चूंकि मैं आपकी बड़ी बहन हूं, इसलिए मैं जूनियर ब्रदर के साथ समारोह में नहीं खड़ा होऊंगा। इस धनुष के साथ मैं सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में और भी अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। इन शब्दों को सुनते ही अर्जुन देव चौंक गए। वरिष्ठ बहन, आपको अभी भी सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में लौटना है? बेदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह स्वाभाविक है। एस्ट्रल बैटलफील्ड वैसा ही है जैसा आपने कहा था। महान पूर्णता अर्ध सम्राटों को संचय की आवश्यकता होती है। यह सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र हमारे लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। अर्जुन देव ने सुनना जारी रखा और जियोबाई के बारे में पूछा। जियोबाई के उल्लेख पर बेदी ने सम्मान की अभिव्यक्ति प्रकट की। सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में सबसे चमकदार शख्सियतों में से एक जियोबाई थी। जियोबाई ने एक उपनाम भी प्राप्त किया था, 9 पूंछ वाला आत्मा परमेश्वर। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनके होंठ मुड़ गए। अप्रत्याशित रूप से उस शराबी जियोबाई को किसी दिन ऐसा उपनाम मिलेगा। चलिए चलते हैं। उत्सव की दावत तैयार होनी चाहिए। मेरे साथ आओ और चंचल, जतिन और अन्य लोगों से मिलो। वे द्वीप पर हैं और वे कमजोर भी नहीं हैं। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के सफल समापन के साथ स्वाभाविक रूप से उन्हें एक उत्सव की दावत आयोजित करनी थी और ड्रैगन गेट के लोगों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए ठीक से धन्यवाद देना था। अर्जुन देव ने योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए ड्रैगन गेट के खजाने और अपने स्वयं के संग्रह से खजाना भी निकाला। बेदाही ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मुझे भी उनकी याद आती है। मुझे देखना चाहिए कि क्या उन्हें यहां नुकसान हुआ है। उत्सव की हलचल समाप्त होने के बाद अर्जुन देव अकेले ही अपने नए अनन्य शिखर पर लौट आए। फिर उन्होंने चोटों के इलाज के लिए एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली निकाली और चुपचाप खेती करना शुरू कर दिया। दिन की शुरुआत के बाद से उसे अच्छा आराम नहीं मिला था। अब उसे अपने घावों का ठीक से इलाज करने की जरूरत थी। अन्यथा देवताओं के अवरोही उपयोग के परिणामों को स्पष्ट करना कठिन होगा। आज की लड़ाई में अर्जुन देव ने एक के बाद एक 14-3 किलोमीटर लंबे हथियार पकड़े। अपने कई तुरुप के पत्ते प्रकट करने के बाद अंततः उन्हें अपनी ताकत की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। उनकी नींव अभी भी एक सच्चे मार्शल सम्राट से बहुत दूर थी। यदि उसके पास मार्शल सम्राटों का स्वर्ण सम्राट शरीर होता, तो वह गंभीर रूप से घायल होने की तरह समाप्त नहीं होता। आधा कदम गोल्डन बॉडी। यह सिर्फ आधा कदम दूर था, लेकिन उसकी मजबूत उपस्थिति के नीचे एक स्पष्ट और नश्वर कमजोरी थी। शांत होने के बाद उसे उस क्लेश बादल की याद आई जो ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में दिखाई दिया था। क्लेश के बादल के आगमन के साथ भाग्य का जमावड़ा बंद हो गया था। यदि अर्जुन देव ने इस क्लेश के बादल से नहीं निपटा, तो ड्रैगन के द्वार का फलता फूलता भाग्य भी समाप्त हो सकता था। चाहे कुछ भी हो, वह हवा और आग के इस महान क्लेश से बच नहीं सका, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता में बदल गया। यहां तक कि फ्लेम रॉक सॉवरेन भी अर्जुन देव के हवा और आग के महान क्लेश का अनुकरण नहीं कर सका। यह वास्तव में कितना मजबूत होगा? इस विचार ने उसे बेहद उदास महसूस कराया। जब अर्जुन देव ऋषि ग्रेड औषधीय गोली को पचा लेते हैं और अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो उन्होंने बुदबुदाया, इससे पहले कि मेरा महान क्लेश आए, शायद मुझे घर वापस जाना चाहिए।
मार्शल सम्राटों को स्काई डोम दायरे में उतरने की अनुमति नहीं थी। हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करने के बाद वह वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए क्लेश से पहले अर्जुन देव ने जो 2 वर्षों को छोड़ दिया था, उसे वापस यात्रा करने की आवश्यकता थी। उन लोगों को देखने के लिए वापस लौटना था जिन्हें उन्हें देखना चाहिए। अवसाद वर्तमान में पश्चिमी सागर ड्रैगन पैलेस में व्याप्त है, जो हेवनली स्टार द्वीप से इतना दूर नहीं था। ऊपरी सोपानक से लेकर नौकरों तक हर कोई बेहद निराश महसूस कर रहा था। जब ड्रैगन गेट की किस्मत इकट्ठी हुई तो सभी दिशाओं में बादल ड्रैगन के गेट की ओर बढ़ते हुए एक विशाल सेना की तरह दिखाई दिए। इस रहस्यमय घटना को सभी ने अपने लिए देखा था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन का गेट पहले से ही भाग्य इकट्ठा कर रहा था। जहां तक पश्चिमी सागर ड्रैगन पैलेस का सवाल है, जो उनके सबसे करीब था, यह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। यदि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस ने पहले ड्रैगन गेट के साथ अपना भाग्य डालने का फैसला किया होता, तो वह इस अवसर का उपयोग मजबूत होने के लिए करने में सक्षम हो सकता था। हालांकि यह अब स्पष्ट रूप से असंभव था। पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस में हर स्तर का हर कोई जानता था कि उन्होंने ड्रैगन गेट के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे जब पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग एक खेदजनक स्थिति में स्वर्गीय स्टार द्वीप से वापस आ गया। जब लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते थे, तो पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस में कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता था। महल के खाली हॉल के अंदर भुवी ने अकेले शराब पी। उसने एक उदास अभिव्यक्ति दिखाई जो डराने वाली लग रही थी। भुवी ने एक के बाद एक कप पिया। हालांकि उसने अचानक अपनी शराब में खून के निशान देखे। वह गुस्से से दहाड़ता है और पाउडर में चकनाचूर करने के लिए शराब के कप को एक तरफ फेंक देता है। उसके होठों के एक कोने से खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा दर्द से अनजाने में हिल गया। प्रधान व्योमनाथ की हथेली के प्रहार से लगी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। भुवी के आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। एक शक्तिशाली ऊर्जा ने भुवी के शरीर में आदिम ऊर्जा को दबा दिया, जिससे उन्हें ठीक होने से रोका जा सका। भाई व्योम, इस बार आप वास्तव में काफी घायल हैं। ठीक इसी समय एक काली आकृति खाली हॉल में चली गई। स्पष्ट रूप से यह पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस का व्यक्ति नहीं था। हालांकि इस शख्स ने यहां आने पर किसी को चौंकाया नहीं। इस नए आगमन ने भुवी को चौंका दिया। हालांकि जब उसने इस आकृति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसकी सतर्कता धीरे धीरे गायब हो गई और क्रोध का एक निशान दिखाई दिया। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के खजाने के गुरु, आप यहां क्या कर रहे हैं? इससे पहले जब मैंने ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को बर्बाद करने के लिए आपकी तलाश की थी, तो आप सहमत नहीं थे। अब जब मैं असफल हो गया हूं, तो क्या आप यहां यह देखने के लिए हैं कि मैंने खुद का मजाक कैसे बनाया? भुवी ने ठंड से सूंघा। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि धर्म के पिता थे, जो स्वर्गीय तारों वाले महासागर के सबसे रहस्यमय खजाना गुरु थे। ट्रेजर मास्टर ने एक जेड बोतल सौंपी और कहा, वहां मौजूद सेज ग्रेड मेडिसिनल पिल आपको अपनी चोटों से जल्दी उबरने में मदद कर सकती है। तुम यहां किस लिए हो? भुवी ने ऋषि ग्रेड औषधीय गोली प्राप्त की और दूसरे पक्ष को संदेह से देखा। ट्रेजर मास्टर मंद मुस्कुराए और कहा, ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहां सिर्फ आपको भविष्य में बदला लेने का मौका देने के लिए हूं। 2 महीने बाद ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना से पैदा हुआ तूफान धीरे धीरे कम हो गया था। हर तरह की चर्चा और विवाद हुए। हालांकि 10,000 साल पहले नष्ट हो गए ड्रैगन गेट को अंततः फिर से स्थापित किया गया, जिसने तुरंत अनगिनत काश्तकारों को आकर्षित किया जो ड्रैगन के गेट में शामिल होना चाहते हैं। वे ड्रैगन गेट की महिमा का एक टुकड़ा चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि इस नए ड्रैगन गेट के साथ क्या अलग था। हालांकि अर्जुन देव ने ड्रैगन का द्वार दूसरों के लिए नहीं खोला। ड्रैगन गेट के नए शिष्य हेवनली स्टार आइलैंड के सभी युवा और प्रतिभाशाली किसान थे। सबसे पहले, पर्याप्त संसाधन नहीं थे। दूसरे, अर्जुन देव के मन में अपने गुट की ताकत बढ़ाने की कोई महत्वाकांक्षा या विचार नहीं था। पिछले 2 महीने से अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल काला सागर की यात्रा की और 13 महान डाकुओं को वर्ष में एक बार ड्रैगन गेट पर व्याख्यान देने के लिए राजी किया। इस तरह एक संप्रभु मार्शल सम्राट हर महीने ड्रैगन गेट पर व्याख्यान देने के लिए आएगा। इसने ड्रैगन गेट की चरम शक्तियों की कमजोरी को पूरा किया।
2 महीने बीतने के साथ ड्रैगन गेट में सब कुछ सही रास्ते पर था। दरअसल अतीत से बहुत अलग कुछ भी नहीं था। हालांकि अब द्वीप पर किसान गर्व से अपनी छाती फुला सकते हैं और खुद को ड्रैगन गेट के लोग कह सकते हैं। उन्हें अब खुद को सिर्फ स्वर्गीय स्टार द्वीप का निवासी कहने की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस अब परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आया था। सुप्रीम स्काई प्राइम से सबक के बाद भुवी बिल्कुल भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह बहुत अधिक साहसी हो। इस समय ड्रैगन गेट के मुख्य शिखर के एक ड्रिल ग्राउंड में 4 नाजुक युवा, जो अभी भी ऐसे लग रहे थे जैसे उनके पास बचपन की मासूमियत है, अपने हाथों में कृपाण लहरा रहे थे और बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल ग्राउंड के बाहर एक सफेद आकृति ने उन्हें एक सुंदर और आकर्षक लड़की के साथ गंभीरता से और सावधानी से देखा, जिसकी आंखों में कुछ शरारती चमक थी। स्वाभाविक रूप से यह व्यक्ति अर्जुन देव थे। उनके बगल में याशिका देव थे, जो नए शिष्यों को निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थे। बुनियादी कृपाण तकनीकों में केवल 8 चालें शामिल थीं: स्वीप, हैक, पुश, पेरे, स्किम, स्विंग, चॉप और पियर्स। वे सरल और मूलभूत दिखते थे, हालांकि वे वास्तव में सर्वसमावेशी थे। युद्ध में उपयोग की जाने वाली सभी भव्य कृपाण तकनीकों को इन 8 चालों से अलग नहीं किया जा सकता था। अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति थे जो पहले भी इससे गुजर चुके थे और इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। वह जानता था कि एक ब्लेड्समैन के लिए बुनियादी कृपाण तकनीक कितनी महत्वपूर्ण थी। जहां तक यह सवाल है कि वह यहां क्यों थे, इसका स्वाभाविक रूप से याशिका देव से कुछ लेना देना था। उस समय उन्होंने समय निकालने और नए शिष्यों को सिखाने का वादा किया। इसलिए उन्होंने याशिका देव से कुछ ऐसे युवाओं का चयन करने के लिए कहा जो कृपाण में अधिक प्रतिभाशाली थे, ताकि वे उन्हें संकेत दे सकें। यह सुनने के बाद कि एज़्यो ड्रैगन किंग व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन करेगा, ये चारों युवा सभी चिंतित थे और प्रत्याशा से भरे हुए थे। अर्जुन देव को देखने के बाद उन सभी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को सामने लाया। उन सभी ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए अपनी कृपाण तकनीकों को या तो अत्याचारी तरीके से या राजसी और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ निष्पादित किया। यह देखने के बाद अर्जुन देव ने खुद को सिर हिलाया। इन चारों के पास मजबूत प्रतिभा थी। वे केवल 12 या 13 वर्ष के थे, लेकिन वे पहले से ही कृपाण के इरादे की दहलीज पर पहुंच चुके थे। वे शायद 1 या 2 साल में कृपाण के इरादे को समझने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने 4 युवाओं को कृपाण तकनीकों के बारे में कुछ संकेत दिए, जिनका उन्होंने उपयोग किया, जिसमें कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद उन्होंने चारों को सुझाव दिया कि वे अपनी नींव को मजबूत करते हुए बुनियादी कृपाण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने उन्हें एक व्यक्तिगत प्रदर्शन भी दिया। पहले तो ये चारों युवक आज्ञा मानने से कुछ हद तक अनिच्छुक थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि कैसे अर्जुन देव इतने सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण तरीके से बुनियादी कृपाण तकनीकों में हजारों विविधताएं ला सकते हैं, तो उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया। अर्जुन देव कभी कभी इन चारों युवकों को देखने आते थे। उन्होंने पाया कि उनके सुधार बहुत अच्छे थे। वे कैसे हैं, बड़े भाई अर्जुन देव? क्या मेरे ये 4 अनमोल छात्र कृपाण संप्रभु पैदा कर सकते हैं? याशिका देव ने उत्सुकता से बगल में पूछा। अर्जुन देव हंस पड़े। यह लक्ष्य वास्तव में बड़ा था। यहां तक कि उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह कृपाण संप्रभु बन सकता है। अरे अरे, तुम क्यों हंस रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ। याशिका देव को इससे खुशी नहीं हुई। अभी वह जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थी, वह शिष्यों के इस समूह के बारे में थी जिसे उसने संजोया था। अर्जुन देव ने असहाय और निष्पक्ष रूप से कहा, वे सभी प्रतिभाशाली हैं। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो उन्हें मार्शल सेज की ओर बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि उनके पास पर्याप्त अवसर होते, तो उनके लिए मार्शल सम्राट बनना संभव होता। हालांकि कृपाण संप्रभु काफी मुश्किल होगा। याशिका देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल सम्राट भी बहुत अच्छा है। अगर मैं, याशिका देव, एक मार्शल सम्राट को तैयार कर सकती हूं, तो मुझे गर्व होगा। बिग ब्रदर देव। ठीक इसी समय अर्जुन देव के दर्शन में प्रकट हुई घूंघट वाली मनीषा मिहिर ने छोटे से पहाड़ी रास्ते से उन्हें पुकारा। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे।
जब उसने इसके बारे में सोचा, तो जो चीज उसने उसे सौंपी थी, वह शायद पूरी हो गई थी और वह आखिरकार एक कदम उठा सकता था। याशिका देव, मैं शायद लंबे समय के बाद ही वापस आऊंगी। मैं इन शिष्यों को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। यह सुनकर कि अर्जुन देव जा रहे हैं, कृपाण का अभ्यास कर रहे चारों युवक तुरंत रुक गए और पूछा, संप्रदाय गुरु, आप कब वापस आ रहे हैं? जब आप वापस लौटेंगे, तो हम निश्चित रूप से पूर्णता के लिए बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करेंगे। संप्रदाय गुरु, आप क्या करने जा रहे हैं? अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और मुस्कुराया। मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जिसने मुझे बुनियादी कृपाण तकनीक सिखाई है। अभ्यास करते रहें। जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं आप सभी की परीक्षा लूंगा। अर्जुन देव ने युवाओं के इस समूह में अपने पिछले सवा की छाया देखी। उन्होंने किंग्युन पीक और उस महिला के बारे में भी सोचा जिसने उन्हें बुनियादी कृपाण तकनीक सिखाई। यह उसके दिमाग में अंकित खूबसूरत यादों का एक सेट था। कितना भी समय बीत जाए, वह उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। परिवहन गठन तैयार है? क्या आपको यकीन है कि यह मुझे स्काई डोम दायरे में भेज सकता है? मनीषा मिहिर के पास पहुंचते ही अर्जुन देव ने हड़बड़ी में पूछा। मनीषा मिहिर ने जवाब दिया, इसके लिए सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर की आवश्यकता होती है, जिन धवन ने पहले ही लोगों को उन्हें पहुंचाने के लिए भेज दिया था। परिवहन संरचना स्काई डोम दायरे में ग्रेट किन नेशन के रॉयल कोर्ट में एक से जुड़ती है। महान किन राष्ट्र का शाही दरबार। अर्जुन देव लंबे समय से जानते थे कि ग्रेट किन नेशन का शाही कबीला कुनलुन क्षेत्र के यिंग कबीले का एक शाखा परिवार था। इस संबंध ने आगे की पुष्टि के रूप में कार्य किया। अन्यथा निचले क्षेत्र में एक शाही दरबार में ऊपरी क्षेत्र में परिवहन गठन नहीं हो सकता था। चलिए चलते हैं, अर्जुन देव ने कहा। हालांकि मनीषा मिहिर नहीं हिली। इसके बजाय वह किसी ऐसी बात पर झिझक रही थी जो वह कहना चाहती थी। अर्जुन देव ने रुककर पूछा, क्या हो रहा है, मनीषा मिहिर? बिग ब्रदर देव, क्या आप वाकई स्काई डोम दायरे में लौटना चाहते हैं? मनीषा मिहिर ने पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। 2 महीने की शांत खेती के बाद मैं पहले से ही अपनी सीमाओं को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। अभी मुझे अपनी खेती को बहुत अधिक बढ़ाने से बचने के लिए खेती करते समय बहुत सावधान रहना होगा। मुझे हवा और आग के अपने महान क्लेश से पहले स्काई डोम दायरे में लौटने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अर्जुन देव अपने महाक्लेश को हवा और आग से दूर कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद उसके पास अब लौटने का कोई मौका नहीं होगा। ऐसा होने से पहले ही वह नीचे जा सकता था। आप कब तक चले जाएंगे? 1 साल, शायद 2। शुरुआती 5 साल की समय सीमा से अर्जुन देव के पास केवल 2.5 साल बचे थे। इसका मतलब था कि वह स्काई डोम दायरे में अधिकतम केवल 2 साल तक ही रह सकता था। मनीषा मिहिर ने गंभीरता से कहा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। मुझे पता है कि बिग ब्रदर देव आपके महान क्लेश को स्काई डोम दायरे में ले जाने के बारे में सोच रहे होंगे। जब तुम अपने क्लेश से गुजरो तो मैंने तुम्हारे रक्षकों में से एक बनने का वादा किया था। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं स्काई डोम दायरे में अपने क्लेश से नहीं गुजरूंगा। हवा और आग के महान क्लेश से गुजरना मृत्यु की तलाश करना होगा। न तो थंडर सॉवरेन और न ही डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के दानव सम्राट सहमत होंगे। मनीषा मिहिर ने पलकें झपकाते हुए पूछा, सच में? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जवाब दिया, सच में। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे ड्रैगन के द्वार पर करूंगा। यह अधिक व्यावहारिक होगा। मनीषा मिहिर ने शर्मीली होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह अच्छे के लिए होगा। चलो चलें। मैं अब बिग ब्रदर देव को भेज दूंगा। दोनों ने तेजी से उड़ान भरी। जल्द ही वे हेवनली स्टार आइलैंड के परिवहन गठन के सामने उतरे। परिवहन गठन के लिए आवश्यक सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर पहले ही तैयार किए जा चुके थे। चंचल, सुमन और सुमेर केतु अर्जुन देव के साथ जाने के लिए परिवहन संरचना में बहुत पहले ही आ चुके थे। अर्जुन देव ने एक पैर उठाया और इन तीनों की तरफ चले गए। फिर उसने लापरवाही से पूछा, क्या आप वाकई मेरे साथ लौटना चाहते हैं?
स्काई डोम दायरे में खेती करने की परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी यहां की हैं। चंचल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि मेरे गुरु अब कैसे कर रहे हैं। मैंने पिछली बार मौका गवा दिया था। अब मैं पहले से ही एक अर्ध सम्राट हूं। मुझे वापस यात्रा करनी चाहिए। सुमन ने कहा, यह एक दुर्लभ मौका है। अगर मैं खुद लौटना चाहता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इतने सारे सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर कब इकट्ठा कर पाऊंगा। सुमेरकेतु मुस्कुराया। मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह मेरी वर्तमान ताकत को देखेगा तो उसकी मुस्कान कितनी चौड़ी होगी। जब अर्जुन देव ने सुमेरकेतु की बात सुनी तो वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। स्काई डोम दायरे में लौटने का उनका एक उद्देश्य औपचारिक रूप से अपने पिता से मिलना था, जिन्होंने उस समय उनका पीछा किया था। मनीषा मिहिर ने धीरे से कहा, ध्यान रखना। सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर प्राचीन परिवहन संरचना पर जलने लगे। इसकी रोशनी गठन रेखाओं के साथ आग की तरह फैल गई। जब गठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो इसने एक उज्ज्वल चमक दी। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो परिवहन संरचना पर कोई लोग नहीं थे। इसके साथ ही मनीषा मिहिर का दिल भी अजीब तरह से खाली महसूस कर रहा था। जैसे ही रोशनी चमकी, अर्जुन देव का समूह स्काई डोम दायरे में ग्रेट किन नेशन के रॉयल कोर्ट के परिवहन गठन में दिखाई दिया। राजकुमारी यिंग यू और रॉयल कोर्ट के बूढ़े लोगों का एक समूह पहले से ही लंबे समय से परिवहन संरचना के बाहर इंतजार कर रहा था। क्या अब हम स्काई डोम दायरे में हैं? मैं इतने लंबे समय से वापस नहीं आया हूं। मैं वास्तव में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अभ्यस्त नहीं हूं, सुमन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। स्काई डोम दायरे केवल एक छोटी सी दुनिया थी जिसे स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने अमर युग के दौरान एक निवास के लिए मूर्त रूप दिया था। स्वाभाविक रूप से यह कुनलुन क्षेत्र जैसे महान क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह सिर्फ सुमन नहीं था, चंचल और सुमेरकेतु भी इस स्थिति से कुछ हद तक अभ्यस्त नहीं थे। दूसरी ओर अर्जुन देव काफी रिलैक्स नजर आए। अभी उनकी प्राथमिक खेती का संसाधन एसेंस स्टोन्स था। अब तक अर्जुन देव के पास 20,000 से अधिक सार पत्थर थे, जो उनके लिए लंबे समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे। जहां तक आदिम ऊर्जा की खेती का सवाल है, कोई अंतर नहीं था, चाहे वह कुनलुन क्षेत्र में हो या स्काई डोम दायरे में। इसके अलावा अर्जुन देव पहले भी वापस आ चुके थे और 2 साल तक रहे थे, इसलिए उन्हें खुद को समायोजित करने के लिए किसी भी समय की आवश्यकता नहीं थी। हे भाई अर्जुन देव, मैं पूर्वी सागर में लौट आऊंगा। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। नोट, यह पूर्वी सागर कुनलुन क्षेत्र से अलग होना चाहिए। वास्तव में सुमेरकेतु स्काई डोम दायरे के पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस से आता है। यह ज्ञात नहीं है कि कुनलुन क्षेत्र में एक से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन सुमेरकेतु अर्जुन देव का समर्थन कैसे कर रहा है, इसके आधार पर मेरा मानना है कि या तो एक ही नाम का उपयोग एक संयोग है या स्काई डोम दायरे में पूर्वी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस एक शाखा है जो मुख्य संप्रदाय से अलग हो गई है लेकिन उसी नाम को बरकरार रखा है। चंचल और सुमन ने भी अपनी छुट्टी ले ली, महान जिन राष्ट्र के लिए रवाना हो गए। तीनों के जाने के बाद याशिका आगे आई और बोली, इस बार तुम यहाँ कब तक रहोगे? आप विक्रांत नगर लौटने जा रहे हैं, है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। इस बार अर्जुन देव का इरादा स्वर्गीय कृपाण मंडप जाने से पहले विक्रांत नगर जाने का था। हे जल्दी जाओ फिर। आप 10 साल से अधिक समय से घर से बाहर गए हैं, इसलिए आपके पिता को पहले से ही पछतावा महसूस हो रहा होगा, याशिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ गर्मजोशी से कहा। याशिका का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। सुनहरे युद्ध कवच का एक पूरा शरीर पहने हुए उसने बड़प्पन से भरी आभा का अनुभव किया। अर्जुन देव ने अपने पीछे परिवहन संरचना को देखा और पूछा, शाही दरबार की क्षमताओं को देखते हुए वे आपको कुनलुन क्षेत्र में भेजने में सक्षम होने चाहिए। तुम क्यों नहीं गए? हालांकि स्काई डोम दायरे और कुनलुन दायरे के बीच यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जो एक साधारण रैंक 9 संप्रदाय यिंग कबीले की क्षमताओं को देखते हुए लापरवाही से वहन नहीं कर सकता था, यह बिल्कुल इस कीमत को वहन कर सकता था।
याशिका के पास कुनलुन क्षेत्र में खेती करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा भी थी। याशिका मुस्कुराई। अपनी छाती पर लटके दीर्घायु के ताले को बाहर निकालते हुए उसने समझाया, यह इस वजह से है। मैं एक बदकिस्मत सितारे के नीचे पैदा हुआ हूं और मेरा शरीर कमजोर है। मैं कुनलुन क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं इस छोटी सी दुनिया में अपने जीवन का विस्तार करने के लिए केवल इस दीर्घायु ताले पर भरोसा कर सकता हूं। अर्जुन देव ने महसूस किया कि जब वह पहली बार याशिका से मिले थे तो उन्होंने इस दीर्घायु ताले पर ध्यान दिया था। उस समय उन्हें लगा कि यह अजीब है कि उनकी उम्र के किसी व्यक्ति ने अभी भी दीर्घायु ताला पहना है। यह पता चला कि ऐसा ही कोई कारण था। हालांकि जब अर्जुन देव ने याशिका से उसकी शारीरिक समस्या के बारे में सवाल किया तो वह इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं हुई, केवल उससे विक्रांत नगर वापस जाने का आग्रह किया। अर्जुन देव ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने विक्रांत नगर की दिशा में देखा, फिर अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया। कुनलुन क्षेत्र का वातावरण बहुत मजबूत था, यहां तक कि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना को कुछ हद तक अवरुद्ध कर रहा था और उसे बहुत दूर भेजने से रोक रहा था। हालांकि इस छोटे से क्षेत्र में कोई बाधा नहीं थी। अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ वह पूरे स्काई डोम दायरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देख सकता था। आखिरकार अर्जुन देव के पास एक चोटी के दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट की युद्ध क्षमता थी। यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी और उनकी ताकत ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। उनकी आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत विक्रांत नगर पर ध्यान दिया। फिर उसने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और जल्दी से शून्य के भीतर यात्रा की। दसियों सांसों के भीतर ही उन्होंने करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विक्रांत नगर में दर्शन दिए। अर्जुन देव के उतरने के बाद उन्होंने याशिका के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा। उसे यह न पूछने पर कुछ पछतावा हुआ कि सौम्या कैसा कर रही थी। याशिका भी अजीब थी। वह पहले से ही जानती थी कि वह वापस आ रहा है, फिर भी उसने उसे सौम्या के बारे में बताने की पहल नहीं की थी। कोई बात नहीं, आइए अभी इस बारे में न सोचें। पिछली बार जब अर्जुन देव लौटे थे तो वे सबसे पहले स्वर्गीय कृपाण मंडप गए थे। इस बार तो कुछ भी हो, उसे पहले विक्रांत नगर जाना ही था। इसके अलावा यह पहले से अलग होगा। जब वह दूर से देखता था उसे व्यक्तिगत रूप से देव कबीले की यात्रा करने और उसके दरवाजों से कदम रखने की जरूरत थी। अर्जुन देव को अपने मन में प्रकट होने के लिए विक्रांत नगर के आसपास के भूगोल को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जांचने की आवश्यकता नहीं थी। जब वह बड़ी सड़क पर चला गया तो वह भीड़ में मिश्रित एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था, क्योंकि वह सेवन हॉर्न माउंटेन की तलहटी में देव कबीले के निवास की ओर बढ़ रहा था। जब अर्जुन देव ने यात्रा की तो उन्हें पता चला कि कई लोग एक ही रास्ते पर जा रहे थे। भीड़ की चर्चाओं से पता चलता है कि यह रास्ता एक शहर की ओर जाता था, न कि देव वंश के निवास की ओर। अजीब, क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे गलत याद आया? अर्जुन देव ने आंख तरेर कर दी। उनकी दृष्टि के अंत में 50 किलोमीटर दूर वास्तव में एक बड़ा शहर था। इस शहर के विपरीत विक्रांत नगर एक जर्जर गांव की तरह था, बस कोई तुलना नहीं थी। हालांकि दिशा निश्चित रूप से सही थी, क्योंकि वह इस शहर के पीछे सेवन हॉर्न माउंटेन के सिलहूट को अस्पष्ट रूप से समझ सकता था। अजीब बात है, मुझे याद क्यों नहीं है कि विक्रांत नगर के पास शाही राजधानी की तुलना में इतना बड़ा शहर था। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि 10 साल कई बड़े बदलाव लाए हों? अर्जुन देव ने अपनी गति बढ़ा दी। एक नियमित इंसान की नज़र में वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नहीं लग रहा था, कदम दर कदम चलता था। हालांकि अपने हर कदम के साथ उन्होंने 1 किलोमीटर की यात्रा की, चुपचाप अधिकांश भीड़ को बहुत पीछे छोड़ दिया। देव कबीले का शहर। नगर द्वार के ऊपर 3 बड़े शब्दों को देखकर अर्जुन देव समझ गए। यह पता चला कि देव कबीले ने अपना शहर स्थापित किया था। ऐसा लग रहा था कि भाग्य देव कबीले पर उतर आया है और वे पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे। उन्होंने याद किया कि जब वह पहले लौटे थे और आदित्य से मिले थे तो उन्होंने उन्हें कई गुप्त खजाने, स्पिरिट स्टोन्स और गुप्त मैनुअल दिए थे। ये चीजें, जिन्हें कुनलुन क्षेत्र में चरम पर नहीं माना जाता था, स्काई डोम दायरे में बेहद कीमती खजाने थे। उन्हें आदित्य के लिए बहुत मददगार होना चाहिए था।
अर्जुन देव को शहर के द्वार के नीचे खड़े होने पर बहुत द्रवित महसूस हुआ। उसने याद किया जब वह देव कबीले में था। कबीले के प्रमुख, कृपया उस आदेश को वापस ले लें। दूसरे यंग मास्टर का पीछा मत करो। प्लॉप, वह गैरकुलीय शिष्य युवी था जो अचानक जमीन पर घुटने टेककर अर्जुन देव की ओर से विनती कर रहा था। सन की ललिता देव भी अपने घुटनों पर गिर गई, उत्सुकता से देव कबीले के मुखिया सलीम को देख रही थी। बड़े चाचा, बड़े भाई अर्जुन देव को मत भगाओ। वह अब हमारे देव कबीले का नायक है। कबीले के प्रमुख, कृपया उस आदेश को वापस ले लें। दूसरे यंग मास्टर का पीछा मत करो। वे लोग जो उदास वन के मुकदमे में अर्जुन देव के साथ थे, साथ ही जिन लोगों को उन्होंने अभी अभी बचाया था, वे सभी घुटने टेककर उनकी ओर से दया की याचना कर रहे थे। सलीम की आंखों में दर्द भरा भाव था। हालांकि उन्होंने अपना मन नहीं बदला और अर्जुन देव को भगा दिया। अर्जुन देव ने इन यादों को ऐसे याद किया जैसे वे कोई सपना हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह कल ही हुआ हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और इन विचारों को बिखेर दिया, वास्तविकता में लौट आया। पहले मैं बस दूर से देखता था। आज मैं आखिरकार खुलकर प्रवेश करने जा रहा हूं। अर्जुन देव ने पूरे देवकुल शहर में अपनी आध्यात्मिक भावना को बहा दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में उड़ गया, शहर के फाटकों से गायब हो गया। इस घटनाक्रम ने शहर के द्वार के ऊपर की दीवार पर लगे पहरेदारों को दहशत में डाल दिया। शहर का द्वार बंद करो। जल्दी से कबीले के मुखिया को रिपोर्ट करें। एक रहस्यमय विशेषज्ञ देव कबीले के शहर में पहुंचा। यहां तक कि कई मार्शल संत भी थे जो शहर के द्वार से हवा में उड़ते थे, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अर्जुन देव किस दिशा में गए थे। हालांकि अर्जुन देव की ताकत को देखते हुए वे उसे कैसे ढूंढ सकते थे। देव कबीले के शहर में देव कबीले के मूल निवास को पहले ही सिटी लॉर्ड्स निवास में फिर से बनाया जा चुका था। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के गेट के सामने कई गार्ड खड़े थे। जब अर्जुन देव अचानक उतरे तो उन्होंने बिल्कुल भी धूल नहीं जताई। यह कौन है? जब उन्होंने अर्जुन देव की खोज की तो द्वार पर मौजूद गार्ड तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाए। उन सभी ने अपने हथियार निकाले और अर्जुन देव को घेरते हुए रैंकों में शामिल हो गए। इस समूह का नेता एक गंभीर और कठोर युवा के व्यवहार के साथ एक मार्शल संत था। अर्जुन देव को यह व्यक्ति परिचित लगा, लेकिन वह सोच नहीं सका कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। अचानक वह युवक कुछ उत्साहित दिखाई दिया। उसने जांच के तरीके से पूछा, क्या आप दूसरे युवा मास्टर हैं? दूसरा युवा मास्टर? इस सवाल ने आसपास के गार्डों को स्तब्ध कर दिया। जब उन्होंने यह सुना, उनके हत्या के इरादे तुरंत गायब हो गए। क्या उनसे पहले यह व्यक्ति दूसरा यंग मास्टर हो सकता है, जो बहुत पहले स्काई डोम दायरे में एक किंवदंती बन गया था? अर्जुन देव मुस्कुराए क्योंकि उनके दिमाग में एक निश्चित स्मृति कौंध गई। मुझे तुम याद हैं? उस समय जब मैं राक्षसी कोर का शिकार करने के लिए टीम को उदास जंगल में ले जाता था, तो आप टीम का हिस्सा थे। हालांकि यह एक लंबा समय हो गया है और मुझे किसी तरह आपका नाम याद नहीं है। हाँ, यह वास्तव में दूसरा युवा मास्टर है। मैं हेमंत देव हूं। यह सोचना कि दूसरा यंग मास्टर अभी भी मुझे याद करता है, यह वास्तव में अप्रत्याशित है, वास्तव में अप्रत्याशित है। कठोर और गंभीर युवक ने बहुत खुशी दिखाई क्योंकि वह जोर जोर से हंसे। हेमंत देव ने अपना सिर घुमाया और कहा, जल्दी से दूसरे यंग मास्टर को नमस्कार। नमस्कार, दूसरा युवा मास्टर, सभी गार्डों ने सम्मानपूर्वक कहा क्योंकि वे एक स्वर में घुटने टेक रहे थे। अर्जुन देव मुस्कुराए और जल्दी से सभी को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए प्रेरित किया। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से कबीले के प्रमुख और पहले युवा मास्टर को रिपोर्ट करें कि दूसरा यंग मास्टर वापस आ गया है। जल्दी, तेज, हेमंत देव ने तुरंत कहा। उनका भाषण उनके उत्साह में कुछ अस्पष्ट था। किसी ने तुरंत फाटकों से उड़ान भरी। अर्जुन देव की ओर मुड़ते हुए हेमंत देव ने आदरपूर्वक कहा, दूसरा युवा मास्टर, आओ, चलो अंदर चलते हैं। ओल्ड मास्टर और फर्स्ट यंग मास्टर ने आपको याद किया। हालांकि अर्जुन देव आधे रास्ते में रुक गए और फिर से झिझकते हुए गेट की ओर देखा। दूसरा यंग मास्टर, क्या गलत है? हेमंत देव ने पूछा,
यह अजीब लग रहा था। अब डर लग रहा है कि मैं घर पर हूं। अर्जुन देव को पहले से ही लंबे समय से घर आने का इंतजार था। हालांकि जब वह क्षण वास्तव में आ गया था और वह फाटकों के सामने खड़ा था, तो उसे कुछ झिझक महसूस हुई। वह आत्म-अपमानजनक रूप से मुस्कुराया। उन्होंने खुद की जांच की और अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए केवल एक पल के लिए झिझके। कुछ भी गलत नहीं है। मैंने बस कुछ अतीत के मामलों के बारे में सोचा था, अर्जुन देव ने आगे बढ़ते हुए धीरे से जवाब दिया। हेमंत देव रास्ता दिखाते हुए पीछे चले गए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अर्जुन देव ने आखिरकार गेट की दहलीज पर कदम रखा। इतने सालों के बाद उन्होंने आखिरकार देव कबीले में कदम रखा। जब अर्जुन देव ने दहलीज पर कदम रखा, तो उन्हें लगा कि उनके दिल में एक निश्चित गांठ खुल रही है। वह अब अतुलनीय रूप से सहज महसूस कर रहा था। उसका दिल बहुत हल्का महसूस हुआ। दरअसल, इतने सालों और कुनलुन दायरे की विभिन्न घटनाओं के बाद वह लंबे समय से अपने पिता की कठिनाइयों को समझ चुका था। देव कबीले को निर्वासन में मजबूर कर दिया गया था, अब उसके पास कोई पूंजी नहीं थी। उन्होंने अब देव कबीले में सैकड़ों लोगों के जीवन के लिए एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट वाले वंशज को देव कबीले में रहने देने की हिम्मत नहीं की। उस समय सलीम को अपने ही बेटे को खदेड़ने की जरूरत थी। दरअसल, अर्जुन देव ने अपने इस पिता से कभी नफरत नहीं की। उस समय भी जब सलीम ने उसका पीछा किया, तो अर्जुन देव ने उससे कोई गुस्सा नहीं किया और यहां तक कि कृतज्ञता में 3 बार झुक गया। प्रत्येक कोटों के साथ उसके माथे की त्वचा टूट गई और खून बह रहा था। कुछ ही दूरी पर सामने से कई कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव को यह जानने के लिए अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि कौन आया है। अर्जुन देव ने चलना बंद कर दिया। हालांकि कुछ ही क्षणों में लोगों का एक समूह उनसे मिला। आदित्य ने ललिता देव और युवी के साथ समूह का नेतृत्व किया। समूह के केंद्र में एक परिचित लेकिन अजीब चेहरा था, अर्जुन देव के पिता सलीम। जब अर्जुन देव चारों की निगाहों से मिले, तो उनके खून से निकले अमिट संबंध ने उन्हें अंतरंगता का एहसास कराया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि उसने कहा, प्रभु पिता, मैं वापस आ गया हूं। प्रभु पिता शब्दों ने लोहे के एक आदमी को कुछ हद तक फाड़ दिया। इतनी लंबी अनुपस्थिति के बाद आभा में महान परिवर्तन के अलावा अर्जुन देव का वह नाजुक रूप, जो 17 या 18 वर्ष की आयु में दिखता था, बहुत अधिक नहीं बदला था। हा, दूसरा यंग मास्टर, आप आखिरकार लौट आए। जल्दी से आओ। आपकी छोटी बहन ललिता ने वास्तव में आपको याद किया। इससे पहले कि सलीम आगे बढ़ पाता, ललिता देव और युवी दौड़कर आए और अर्जुन देव को घेर लिया, बारी बारी से उन पर सवालों की बौछार कर दी। घर के लोगों ने उसे एज़्योर ड्रैगन किंग के रूप में नहीं माना, केवल उनके देव कबीले का दूसरा युवा मास्टर, एक रिश्तेदार जो लंबे समय से वापस नहीं आया था। अर्जुन देव पारिवारिक प्रेम से घिरा हुआ था, जिससे वह अनियंत्रित महसूस कर रहा था और कुनलुन क्षेत्र की कुछ चिंताओं को भूल गया था। क्या आप वाकई बड़े भाई अर्जुन देव हैं? ऐसा क्यों है कि आप ललिता से भी छोटी दिखती हैं? जल्दी से इसे साबित करें, अन्यथा मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा। ललिता देव बहुत खुश थीं, लेकिन फिर भी पहले की तरह शरारती थीं। आदित्य ने व्याख्यान दिया, गड़बड़ करना बंद करो। पिता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सलीम ने एक दुर्लभ मुस्कान प्रकट की। यह अच्छा है कि आप लौट आए। आओ और खाओ। मैंने पहले से ही तैयारी करने के लिए नौकरों को पकड़ लिया है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं भगवान पिता की बात सुनूंगा। पिता और पुत्र की मुलाकात अप्रत्याशित रूप से सामंजस्यपूर्ण थी। पारिवारिक प्रेम के कारण अर्जुन देव को जिस तरह की अजीबता की उम्मीद थी, वह नहीं हुई। यह भोजन अर्जुन देव द्वारा कई वर्षों में किया गया सबसे खुशनुमा भोजन था। कुनलुन दायरे में रहते हुए वह कई उच्च गुणवत्ता वाले रेस्तरां में रुके थे और सभी प्रकार के स्पिरिट बीस्ट व्यंजन खाए थे। हालांकि उनमें से कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सका। मेज पर अर्जुन देव ने अपने चचेरे भाइयों के सवालों का सीधा सा जवाब दिया। बेशक उन्होंने अपनी कठिन यात्रा और कुनलुन क्षेत्र में आने वाले खतरों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। देव वंश का पूरा निवास हर्ष से भर गया। अर्जुन देव की वापसी ने सभी को बेहद खुश कर दिया।
भोजन के बाद आदित्य अकेले अर्जुन देव के कमरे में आई और उन्हें अपने पिता के अध्ययन कक्ष में ले गई। पहले भाई, क्या तुमने कभी कुनलुन दायरे में जाने के बारे में सोचा है? अर्जुन देव ने रास्ते में लापरवाही से पूछा। अर्जुन देव की देवकुल में लौटने की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। वह देवकुल के शिष्यों को कुनलुन क्षेत्र में लाना चाहता था। यद्यपि उनके पास देव कबीले के हजारों लोगों को लाने की विलासिता नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को लाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह अभी भी आवश्यक संसाधनों को वहन कर सकता था। हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या देव वंश के शिष्य इच्छुक थे या नहीं? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर 10 साल पहले कुनलुन क्षेत्र में जाने का मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से इस पर जुआ खेलती। हालांकि मैं अब 30 वर्ष से अधिक का हूं और खेती के लिए स्वर्ण युग से चूक गया हूं। अगर मैं जाता हूं तो मेरे लिए कोई उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव के सबसे बड़े भाई बहुत बुद्धिमान दिखाई दिए और कुनलुन क्षेत्र को स्वर्ग के रूप में नहीं मानते थे। दरअसल यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अर्जुन देव चिंतित थे। अब जब उन्होंने आदित्य की राय सुनी तो उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अपने आप में जाओ। पिता के पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वह आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, आदित्य ने कहा जब वे अध्ययन में पहुंचे। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन देव ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया, जिसमें सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण सजावट थी। अर्जुन देव के पिता सलीम इस समय एक किताब पढ़ रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने किताब को नीचे रखा और देखा कि अर्जुन देव कुछ चकित लग रहे थे। काफी देर बाद सलीम ने धीरे से कहा, घर याद आने के अलावा शायद आपके मन में वापस आने के लिए कुछ और बात है। मुझे बताओ। अर्जुन देव ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैंने ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित किया है और देव वंश के प्रतिभाशाली बच्चों को ऊपर लाना चाहता हूं। क्या? सलीम ने कुछ अविश्वसनीय रूप से कहा। फिर वह खड़ा हुआ और अर्जुन देव के पास चला गया, बेहद स्तब्ध दिखाई दिया। क्या तुम ठीक हो? आपने इसे कैसे प्रबंधित किया? आपने ड्रैगन के गेट को फिर से क्यों स्थापित किया? सलीम के मुंह से सवालों की एक लड़ी निकल आई। पहली बात जो उन्होंने पूछी वह वास्तव में यह थी कि क्या अर्जुन देव घायल थे या नहीं और वह कितने मजबूत थे। इस चिंता ने अर्जुन देव के दिल को गर्म कर दिया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा ठीक है। अब भले ही एक नाबालिग स्वर्गीय मार्शल सम्राट मुझे मारना चाहता हो, आपके बच्चे के पास उनसे निपटने का साधन है। एक मार्शल सम्राट के बराबर ताकत? इससे सलीम को फिर झटका लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि वह फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि मैंने उस समय एक गलत निर्णय लिया था। मुझे तुम्हें भगाना नहीं चाहिए था। मैं गलत था। इसके अलावा मैं पर्याप्त मजबूत नहीं था जिससे आपको इतना कष्ट हुआ। अर्जुन देव ने गंभीरता से कहा, नहीं हे प्रभु, आपको स्वयं को धिक्कारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुनलुन क्षेत्र में अपने सभी कड़वे अनुभवों के बाद अब मैं पिता की कठिनाइयों को समझता हूं। आपका बच्चा बहुत अविवाहित है। पहले मैं घर से गुजरा लेकिन प्रवेश नहीं किया। मुझे बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए था। पिता की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन देव को अपने दिल में खटास महसूस हुई। उसने घुटने टेक दिए और उन बातों को कहा जो उसने इतने लंबे समय तक अपने दिल में दबाए हुए थे। यह इस बच्चे की गलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहाना प्रवेश किए बिना घर से गुजरने का कोई कारण नहीं है। मेरा मानना है कि पिता ने मेरे लिए दिन और रात दोनों समय चिंता की होगी। कई वर्षों में मैं चला गया था। मुझे बहुत जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। सलीम आखिरकार अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक सका, जिससे वे नीचे बहने लगे। अर्जुन देव के शब्दों ने उनके दिल की उस गांठ को खोल दिया जो इतने समय से थी। यह पता चला कि उनके बेटे ने बहुत पहले ही उन्हें दोष देना बंद कर दिया था। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उनका बेटा एक मार्शल सम्राट के बराबर बन गया था। उठो, जल्दी से उठो। मैं आपको दोष नहीं देता। मैंने, सलीम, आपको कभी दोष नहीं दिया। मैं केवल शक्तिहीन होने के लिए खुद से नफरत करता था। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपके पास आज की उपलब्धियां हैं। हालांकि उस समय
मैं बहुत कमजोर था, बस आपकी रक्षा करने में असमर्थ था। सलीम ने जल्दी से अर्जुन देव को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की, उन्हें फर्श पर घुटने टेकने नहीं दिए। वह इसके योग्य महसूस नहीं करता था। अर्जुन देव ने उठकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। यह बच्चा बाप और देवकुल की रक्षा करे। मैं, अर्जुन देव, कसम खाता हूं कि जब तक मैं आसपास हूं, कोई भी देवकुल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दीपक की लौ की रोशनी में पिता पुत्र की जोड़ी ने काफी देर तक बातें की। इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास हुआ, भोर हो गई। देव कबीला इतने लंबे समय से निर्वासन और पतन में है। इस अंगूठी के अलावा अब कोई विरासत नहीं है जो हर पीढ़ी से चली आ रही है। यह कबीले के सिर का निशान भी है। आज मैं इसे आपको देता हूं। सलीम ने एक प्राचीन नीले रंग की अंगूठी निकाली और उसे अर्जुन देव को सौंप दी, उसे अस्वीकार नहीं करने दिया। अर्जुन देव ने इसे महसूस किया और तुरंत अंगूठी से एक प्राचीन आभा का पता लगाया। यह अंगूठी वास्तव में सुदूर प्राचीन युग की कुछ थी। हालांकि उसे अंगूठी पर कोई ऊर्जा महसूस नहीं हुई, जैसे कि अंगूठी को किसी चीज से सील कर दिया गया हो, जिससे वह अपना असली स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रही हो। चेनर, आज मैं यह अंगूठी आपको देता हूं। अब आप मेरे देव कबीले के प्रमुख हैं। आप देव कबीले के नियमों के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं उनका उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। हालांकि मैं आपको एक चेतावनी के साथ छोड़ दूंगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। पिताजी, कृपया बोलें। यह बच्चा सुनेगा। सलीम ने गंभीरता से कहा, चाहे तुम नेक रास्ते पर चलें या बुराई का, मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा। हालांकि याद रखें कि दूसरा एज्योर सम्राट न बने। एज्योर सम्राट जियोटेंग हमारे देव कबीले का पापी है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अर्जुन देव का दिल ठंडा पड़ गया। ऐसी चेतावनी कैसे दी जा सकती है? एज्योर सम्राट ने ड्रैगन गेट को बड़ी मात्रा में भूमि जीतने में मदद की, जिससे एक सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित हुई। भले ही ड्रैगन के गेट का विनाश एज्योर सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन उनके योगदान ने इसे संतुलित किया। उसे पापी नहीं होना चाहिए। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, एज्योर सम्राट देव कबीले का सदस्य था। पूर्वजों ने अपने वंशजों को एक गंभीर संदेश देते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इस चेतावनी को क्यों दिया? हे प्रभु पिता, ऐसा क्यों है? जबकि एज्योर सम्राट को ड्रैगन के गेट के विनाश में एक भूमिका निभानी थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वह कामना करता था। पूर्वजों ने ऐसी चेतावनी क्यों दी? अर्जुन देव ने सावधानी से अंगूठी रख दी और सलीम ने जो कहा उस पर अपना संदेह व्यक्त किया। शब्द पापी बस बहुत भारी था। इसके अलावा यह बिल्कुल भी नहीं था। यहां तक कि इसे पीढ़ियों के माध्यम से एक चेतावनी के रूप में भी व्यक्त किया गया था। क्या एज्योर सम्राट ने वास्तव में छुटकारे से परे कुछ दुष्ट किया था? सलीम ने गंभीरता से समझाया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में केवल कबीले का मुखिया ही जान सकता है। अब जब आपके पास यह एज्योर ड्रैगन रिंग है, तो आप भी जानने के योग्य हैं। यह हमारे देव कबीले का रहस्य है। याद रखें कि इसे कहीं भी न फैलाएं। तरुण देव के मार्शल सम्राट बनने के बाद वह पहले से ही निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और राक्षसी दांव में प्रवेश कर चुका था। उनका चरित्र काफी बदल गया। मार्शल सम्राट की सीमाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने हर संभव साधनों का उपयोग किया। अनगिनत लोग उनके हाथों मारे गए। अन्य जातियों के विशेषज्ञों के अलावा, यहां तक कि अतीत के उनके अच्छे दोस्त, जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था, यहां तक कि वह मालिक जिसने उसे तैयार किया था, वे सभी उसकी कृपाण पर मर गए। यह बात सुनते ही अर्जुन देव को बड़ा चौंका दिया। यह असंभव है। मैं एक बार ड्रैगन गेट के युद्ध के वेनेरेट्स से मिला था। जब उन्होंने एज्योर सम्राट का उल्लेख किया, तो वे सभी सम्मान से भर गए। वे ड्रैगन गेट के प्रति बेहद वफादार थे, यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी आराम नहीं करने की हद तक। यदि एज्योर सम्राट वास्तव में ऐसा कुछ होता, तो वह ड्रैगन के गेट की संपूर्णता से इतना सम्मान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। एक व्यक्ति जो राक्षसी दांव में गिर गया, वह इतना सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्जुन देव को एज्योर सम्राट के अत्याचार के बारे में पता था। हालांकि अत्याचार सिर्फ अत्याचार था। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों
प्रेमी को मारना, जो पहले से ही पूरी तरह से राक्षसी दांव में गिर रहा था। अर्जुन देव अत्याचारी होना स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे इस तरह के आचरण को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। सलीम ने धीरे से आह भरी, इसलिए यह एक रहस्य है। स्वाभाविक रूप से आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। वास्तव में ड्रैगन गेट में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। एज़्योर सम्राट तरुण देव की नज़र में ड्रैगन का गेट मार्शल कल्टीवेशन के उनके रास्ते पर सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा था। वह इस तरह के रहस्य को कैसे बाहर निकलने दे सकता है? वह केवल राक्षसी दांव में गिर गया और उसने अपनी तर्कसंगता नहीं खोई। अपने दिल की बेड़ियों से बचने के बाद उसके विचार सामान्य लोगों की तुलना में और भी अधिक सतर्क हो गए। अर्जुन देव इस बात को समझ गए। इसके बाद जब वह निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश करता था और उससे उबरता था, तो उसने 5 विश्व संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि कुछ लोग राक्षसी दांव में गिरने पर अपनी तर्कसंगता नहीं खोएंगे। वास्तव में वे यह भी समझ गए कि खुद को कैसे छिपाना है और इससे निपटना और भी कठिन हो गया। हालांकि क्या एज़्योर सम्राट ऐसा व्यक्ति था? अर्जुन देव को वास्तव में इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। किसी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने प्रेमी, दोस्तों, रिश्तेदारों और मालिक को मार डाला। यदि ड्रैगन का गेट अभी भी एज़्योर सम्राट के लिए उपयोगी नहीं होता, तो एज़्योर सम्राट ने पूरे ड्रैगन गेट पर भी बेरहमी से एक कदम उठाया होता। किसी कारण से अर्जुन देव को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही यह वास्तविक हो, कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव के पिता के ये शब्द पूर्वजों से पीढ़ियों से चले आ रहे थे। यह जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करते समय अर्जुन देव को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, एक ऐसा कदम जिसने विभिन्न पवित्र गुरुओं को भी घबरा दिया, उनके पिता के शब्दों को सत्यापित करने के लिए प्रतीत होता था, उन्हें अपने पूर्वजों की चेतावनी सही थी। सलीम ने कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है या कुनलुन क्षेत्र में भटकने वाले देव कबीले के पूर्वजों ने क्या सोचा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस अपने दिल के बारे में सुनिश्चित होने की जरूरत है। मैं आप पर नीला सम्राट की छाया देख सकता हूं। हालांकि आपकी बच्चों जैसी मासूमियत कभी नहीं बदली। पिता आप पर विश्वास करते हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बच्चा समझता है। इस बच्चे ने कभी भी दूसरा एज़्योर सम्राट बनने के बारे में नहीं सोचा था। पिताजी, निश्चिंत रहें। मैंने केवल देव कबीले के वंशज होने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ड्रैगन के द्वार को फिर से स्थापित किया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस ड्रैगन गेट की विरासत को जारी रखना चाहता हूं। सलीम ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। कौन सा पिता यह देखकर खुश नहीं होगा कि उनका बेटा कितना काबिल है।